हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए सीरीज़ को लेकर के। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो प्रेजेंट टेंस के बारे में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए सीधे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। तो आज मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूजेज है और कैसे कैसे इसको बनाना है, कैसे इसका क्या फार्मूला है बनाने का और कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है इसका। तो चलिए प्रेजेंट टेंस का पहला जो डिस्कशन हम करते हैं कि प्रेजेंट टेंस है क्या। आई थिंक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4। तो आज मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूजेज होता है और कैसे यूज करना होता है। तो प्रेजेंट टेंस जनरली है क्या। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में काम क्या करो, प्रेजेंट में सोचा करो। बट प्रेजेंट टेंस है क्या। इसका जो सिंपल टर्म्स है कि कोई भी काम जो वर्तमान में हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, जो भी काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब वर्तमान समय में जो भी हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। तो इसका जो यूजेस कहाँ कहाँ है, पहला जो यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, चिरंतन सत्य। तो प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, पहला इसके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ के टर्म में किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता, सब पूरे वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है, वो चिरंतन सत्य होता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसके टर्म में हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि चिरंतन सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलते हैं, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये चिरंतन सत्य है। ऐसा नहीं है कि उसको सूर्य जो है अभी हम बोल रहे हैं कि पश्चिम से निकलेगा और पूर्व में डूबेगा, नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब चिरंतन सत्य को डिनोट करना होता है तो हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चिरंतन सत्य या ऐसा घटना जो कि प्रेजेंट में हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो होता है अधिकार भावना दिखाने के लिए। सेकंड जो प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, अधिकार का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अधिकार का बोध कराने से मतलब क्या है, अधिकार मतलब कि ये मेरा है। सपोज यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बुक मेरा है, दिस बुक इज माइन, ये मेरा बुक है, तो यहाँ पे क्या हम शो कर रहे हैं, अधिकार का बोध हम करा रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में ये मेरा ही है। तो अधिकार का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तीसरा जो है रिपीटेड टास्क या वर्क का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एक सिंपल टर्म में यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं टाइम कंज्यूम करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिंपल सीधा पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी जिसे कि ठुकराया नहीं जा सकता है, एकदम पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया है। यदि गुरुत्वाकर्षण है तो इस मीन्स गुरुत्वाकर्षण है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड, अधिकार का बोध कराने के लिए, पोजेशन का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तीसरा, रिपीटेड टास्क का वर्क का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल, आई गेट अप 6 o'clock in the morning. She sings a song daily. तो यहाँ रिपीटेड टास्क क्या वर्क का बोध हो रहा है। जैसे आई गेट अप 6 o'clock इन दी मॉर्निंग, मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ डेली। जो दूसरा एग्जाम्पल है, सी सिंग्स ए सॉन्ग डेली, वो
डेली गाना गाती है। तो जी ये 3 मैं जस्ट एक मोटा मोटी आपको समझाने के लिए मैं किया हूँ कि प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल घटना में, चिरंतन सत्य को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड, अधिकार का बोध कराने के लिए, पोजीशन का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा, रिपीटेड टास्क या वर्क का बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि जितना सिंपल तरीका से आपको समझा सकूं, जितना सिंपल तरीका से आपको बताने की कोशिश कर सकूं। तो प्रेजेंट टेंस का ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके जो दूसरा जो हम चर्चा करेंगे, इसके पहचानने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है। प्रेजेंट यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का नियम क्या है। तो इसको पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सिंपल सा एकदम इसको रट्टा मार लीजिए कि जिस भी सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। वो 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आंख बंद करके आप रटा मार लीजिए कि जिस भी टेंस के अंत में, जिस भी सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसको उसी के बेस पे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने आपको बताया इसका पहचानने का नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा क्योंकि उसे प्रेजेंट वर्तमान समय का बोध हो रहा है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसको उसी के आधार पे हमको ट्रांसलेट करनी है। आपको एग्जांपल के लिए भी दिखा रहा हूँ। पहला एग्जांपल है राम स्कूल जाता है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, राम स्कूल जाता है, ता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। तीसरा, बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने ऊपर में ही आपको बताया था कि पहचानने का नियम है ता है, ती है, ते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, चाहे वो सेंटेंस कितना भी लंबा हो, उसको हम ट्रांसलेट इसी के बेस पे करेंगे। तो आप आंख बंद करके रट्टा मार लीजिए या माइंड में बिठा लीजिए आप कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसके बेस पे ही हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, ट्रांसलेट उसी के बेस पे करना ही करना है आपको। तो यहाँ एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है मतलब कि वो डेली जाता है। जाता है मतलब उसका कंटिन्यूस रूटीन है। वो राम स्कूल जाता है मतलब उसका कंटिन्यूस रूटीन है। ता है यहाँ आ रहा है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी। सेकंड जो है, सीता गीत गाती है। गीत गाती है मतलब गाती ही गाती है, तो यहाँ पे ती आ रहा है, ती है यहाँ। तीसरा, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका कंटिन्यूस वर्क है, मतलब कि जाते हैं ये उसको मैं ये आप मत समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब उनका ये रूटीन है। मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो रिपीटेड वर्क होते हैं, रिपीटेड टास्क होते हैं, उसको डिनोट करने के लिए प्रेजेंट
टेंस का हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं जो कि रिपीटेड टास्क है, जो कि डेली रूटीन में है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, मैं सुबह 9 बजे नहाता हूँ, राम डेली रामायण पढ़ता है, ये सब सारे रिपीटेड टास्क हैं। रिपीटेड टास्क मतलब क्या, इसको कंटिन्यूअस मतलब कर रहा है वो बंदा जो है वो प्रेजेंट टेंस में करता है। तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो उसको हमेशा आप माइंड में रख लें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा और उसकी ट्रांसलेशन इसी के बेस पे हम करेंगे। इसका फार्मूला अभी नेक्स्ट में मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, राम स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। चलिए अब इसमें भी हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना डीप से डीप समझा सकूँ। एक वीडियो में सारा डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी मैं सीधे पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें न करते हुए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया आपको पहचानने का नियम कि जिस सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और उसको आंख बंद करके हमको, चाहे वो सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसकी ट्रांसलेशन इसी फॉर्मूला के साथ बनेगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 तरह के कैटेगरी, 4 क्या 5 तरह के कैटेगरी आएंगे। पहला अफर्मेटिव, बी निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और 5वां जो कैटेगरी लेकर के मैं चल रहा हूँ वो डबल इंट्रोगेटिव लेकर के चल रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लेकर के यदि मैं चलूँ तो इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसका आंसर यस में आए उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। राम स्कूल जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। सेकंड निगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक है, जिससे ना होने का बोध होता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे अफर्मेटिव यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सकारात्मक, इसका नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, और ये डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब दोहरे प्रश्नवाचक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लेकर के यदि चलूँ तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक जो सेंटेंस है उसका। सेकंड निगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि राम कब उठता है, एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक, वो कब उठता है, इसमें आपको आंसर मिलेगा। चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें भी इंट्रोगेटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और चौथा डबल इंट्रोगेटिव, मतलब राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। ये सेम पैटर्न है, बट क्यों, कब, कैसे, ये बीच में जब सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं तो वहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब इसके 1 बाय 1 मैं लेकर के चलने की कोशिश करूँगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, जिससे कि हाँ का बोध हो, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, जिससे आपको लगे कि हाँ सकारात्मक आंसर आ रहे हैं। जैसे राम पढ़ता है, इससे हाँ का बोध हो रहा है। राम खेलता है, इससे हाँ का बोध हो रहा है।
सीता गाती है, हाँ का बोध हो रहा है, तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, सीता स्कूल नहीं जाती है, ये निगेटिव हो गया। राम नहीं पढ़ता है, निगेटिव हो गया। ना का बोध हो तो निगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक जिससे कि प्रश्न का बोध हो कि राम, क्या राम पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। क्या राम पढ़ता है, क्या सीता स्कूल जाती है, ये सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब आप कोई आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा। इंट्रोनिगेटिव में प्रश्न भी रहेगा, साथ में साथ निगेटिव सेंटेंस का भी बोध होता है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो प्रश्नवाचक भी है, निगेटिव भी है। और चौथा है डबल इंट्रोगेटिव लेकर के चलेंगे। डबल इंट्रोगेटिव दोहरे प्रश्नवाचक बोला जाता है इसको। मतलब कि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होगा, ये सेंटेंस स्टार्ट होगा राम कब स्कूल जाता है, मोहन कब खेलने जाता है। ये कब, क्यों, कैसे, ये बीच के सेंटेंस में आएंगे, तो वहाँ डबल इंट्रोगेटिव का हम प्रयोग करेंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब 1 बाय 1 करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला लेकर के चलते हैं, पहला जो सेंटेंस लेकर के चलते हैं वो लेकर के चलते हैं हम अफर्मेटिव की तरफ। सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। तो पहला डिस्कशन कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। मैंने पिछले अभी बताया जस्ट आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिससे कि हाँ का बोध होता है, जिससे सकारात्मक भाव का बोध होता है, जिससे कि पॉजिटिव आंसर आए, जिससे कि हाँ में आंसर आए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, मैं पिछले बार भी बताया था। राम स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है, मोहन क्रिकेट खेलता है। जिससे भी आंसर आपको पॉजिटिव में आए, जिससे आंसर आपको पॉजिटिव वे में आए, जिसका आंसर हाँ में आए, जिसका आंसर सकारात्मक बोध में हो, तो वहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल, राम स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है, मोहन क्रिकेट खेलता है। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको चलते हैं। बट नियम हमेशा एक ही आएगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही डिनोट करेगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काउंट होगा, और उसकी ट्रांसलेशन हम इसी के बेस पे करेंगे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका बनाने का नियम क्या है, तो उसका बनाने का नियम है, जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर इसका हमेशा एकदम सिंपल तरीका में चलेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसको तोड़ करके लिख रहा हूँ, यहाँ तोड़ करके जस्ट आपके पर्पज़ के लिए, आपको समझाने के पर्पज़ के लिए मैंने इतना सिंपल तरीका से लिखा हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, इसका जो फॉर्मूला है बनाने का अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है। वर्ब क्रिया, जिससे काम होने का बोध होता है। ऑब्जेक्ट, जिस पर, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, जिस पर कर्ता का
प्रभाव पड़ता है। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में आपको बताया कि इसका जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सिंगल पैटर्न पे होता है। अब वहाँ पे एस या एस लिखने का मतलब क्या है, आपको समझाने के लिए लिखा है कि वो डिपेंड करता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बेस पे हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न है। चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, कितना भी बड़ा रहे, वो बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। जब भी वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो इसकी स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। और उस यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट, कर्ता, जो कोई काम करता है उसको कर्ता बोला जाता है। जैसे राम खेलता है तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया। सब्जेक्ट जो भी काम करता है या जो भी काम फिनिश करता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको समझाने के पर्पज़ से कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जो भी व्यक्ति काम को अंजाम देता है, जो कि काम को करता है, उसको कर्ता बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे राम बुक पढ़ता है तो यहाँ राम कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। सीता गीत गाती है तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, सीता, क्योंकि सीता गीत गा रही है, सीता गीत गाती है। वर्ब क्रिया, जिसे किसी काम के होने का या न होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जिसे किसी काम के होने या न होने का बोध हो उसे वर्ब क्रिया कहा जाता है। तीसरा ऑब्जेक्ट कर्म, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं लिखूँ एक एग्जांपल कि राम फुटबॉल खेलता है, तो राम तो यहाँ कर्ता हो गया, खेलना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल। क्या कर रहा है, फुटबॉल पर किसका असर आ रहा है, राम पे असर आ रहा है, क्योंकि राम फुटबॉल खेलता है तो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना आसानी से आपको समझा सकूँ, जितना ईजियर वे में समझा सकूँ, उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, ये इसकी पैटर्न हो गई, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हमको इसी पैटर्न से बनाना है। एग्जांपल, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। सीता किताब पढ़ती है, सीता रीड्स ए बुक। यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, बट उसके बेस पे हम लगाते हैं कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एग्जांपल हम देखते हैं, राम स्कूल जाता है। पहले तो नियम है, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब यहाँ पे राम स्कूल जाता है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट, जाता है वर्ब हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट क्या किया, राम सब्जेक्ट, राम जाता है, जाता है क्रिया है, वर्ब है, राम क्या है, सिंगुलर नेम हम यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन है, आप पढ़े होंगे, सिंगुलर पर्सन है। तो यहाँ पे गो वर्ब है, इसमें हम ईएस जोड़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि एस या ईएस डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये करेक्ट पैटर्न है। सेकंड यदि देखते हैं, सीता किताब पढ़ती है, सीता रीड्स ए बुक। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ पे वर्ब है, सीता सिंगुलर नाउन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रीड V1 है, क्रिया का पहला रूप है। तो यहाँ पे क्या किया, एस हमने ऐड किया है, तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के, चाहे कोई भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो,
सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है या सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है, कुछ भी हो, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए से आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और जाता वर्ब है। तो यहाँ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, राम गोज़ टू स्कूल। सीता किताब पढ़ती है, सीता रीड्स ए बुक। आई होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। यदि पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी टाइप का वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। दूसरा जो सेंटेंस की तरफ चलते हैं वो चलते हैं निगेटिव। नकारात्मक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी निगेटिव सेंटेंस डेफिनेटली रहते हैं और पैटर्न सेम ही रहेगा बताने का। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसका आंसर ना में आए, जिसका आंसर ना में आए निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नकारात्मक भाव का बोध करवाते हैं, जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, पॉजिटिव आंसर नहीं आता, तो उनको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, सीता स्कूल नहीं जाती है, राम नहीं पढ़ता है, सी मोहन गाना नहीं गाता है। ये निगेटिव सेंटेंस के पैटर्न है। इसके बीच में नहीं का यूज होगा हमेशा। इसका आंसर हमेशा आपको नो में मिलेगा, इसका आंसर हमेशा नहीं में मिलेगा, इसलिए इसको हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इसका भी पैटर्न डिफरेंट रहेगा। तो जैसे कि एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, सीता स्कूल नहीं जाती है, मतलब क्या है कि नहीं है, यहाँ आंसर ही नहीं है, नहीं जाती है वो, तो नकारात्मक सेंटेंस है, वो नकारात्मक वाक्य है। राम नहीं पढ़ता है, क्या नहीं करता, राम नहीं पढ़ता है, ये निगेटिव भाव को बोध करा रहे हैं, ना काम नहीं होता। मोहन गाना नहीं गाता है, मतलब मोहन नहीं गाता मीन्स नहीं गाता है। तो ऐसे जब सेंटेंस हो तो इसके भी बनाने के फॉर्मूले हैं, वो अभी चलिए डिस्कस करते हैं। जस्ट एग्जांपल में दे रहा था। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। इसका जो है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आएगा सब्जेक्ट डू या डज, नॉट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जो देखे थे उससे थोड़ा सा अपोजिट है। अब यही पैटर्न तीनों में चलेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव, वो डबल इंट्रोगेटिव वाला। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 यहाँ यूज होगा, यहाँ पे ए से आई एस नहीं यूज होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैटर्न है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल यहाँ लेकर के चलते हैं। सीता स्कूल नहीं जाती है। सीता यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। डू या डज का लगाना है, या डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, पर्सन पे डिपेंड करता है। तो सीता यहाँ पे लड़की है, सिंगुलर में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ में हमेशा डज का प्रयोग होता है। डज हमने लगा दिया यहाँ पे, नॉट लगा दिया, प्लस V1 लगाना है, V1 लगाना है। यहाँ ए से आई एस नहीं लगाना, क्योंकि ए से आई एस यहाँ पे ही ऑलरेडी लग चुका है। जब ये सिंगुलर लगेगा तो ई एस ऑलरेडी लग रहा है। डू जो है V1 है, क्रिया का पहला रूप है। इसमें ऑलरेडी जब सिंगुलर नाउन हम लगाते हैं तो उसमें ई एस ऑलरेडी कंटेन यहाँ पे लगा हुआ है,
तो इसमें फिर V1 ही लगाएंगे, SIS नहीं लगाएंगे। नॉट प्लस नहीं जाती, जाति का मतलब क्या है, गो, प्लस यहाँ गो टू कर देते हैं, प्लस स्कूल। एग्जाम्पल देख रहे हैं, सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हटा दे रहा हूँ मैं, लिख दिया सीता। सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस गो टू प्लस स्कूल। सीता डज नॉट गो टू स्कूल, इसका पैटर्न यही है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पिछले में ही बताया था कि सब्जेक्ट जो कि कोई काम करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, जिससे काम होने का बोध होता है उसको वर्ब बोला जाता है, और जिस पे असर पड़ता है कर्ता का जिस भी काम पे उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल पैटर्न में चले कि सीता स्कूल नहीं जाते, तो सीता यहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती, ऑब्जेक्ट हो गया, जाती है क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और नहीं ऑटोमेटिकली नॉट हो गया। तो इसका पैटर्न क्या होगा, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। चिल्ड्रेन डू नॉट प्लस प्ले फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसे नहीं होने का बोध हो रहा है, इसे काम नहीं होने का बोध हो रहा है। तो बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बच्चे कौन हो गए, सब्जेक्ट, हमने लिख दिया चिल्ड्रेन। नहीं खेलते हैं, बच्चे क्या हैं, प्लूरल में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे। मैंने बोला कि सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ डज का प्रयोग होगा, और बाकी जो बच जाएंगे आई के साथ डू, दे के साथ डू, ही सी इट के साथ डज का यूज होगा। ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो चिल्ड्रेन प्लूरल में है, बहुत सारे बच्चे हैं, जब भी प्लूरल यूज करेंगे हम तो वहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, डू लगा दिया हमने। चिल्ड्रेन प्लस डू प्लस नॉट ऑटोमेटिकली आएगा, नॉट प्लस प्ले, V1 का यूज करना है तो प्ले यहाँ, और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सेंटेंस सेम बनेगा, चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल सेकेंड, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे मैं और भी बता दे रहा हूँ आपको, आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी जो पैटर्न है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। डज कहाँ पे लगेगा और डू कहाँ पे लगेगा, डू डज। डू कहाँ पे लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। जब भी आई वी दे यू, इनके साथ में हमेशा डू का यूज होगा। आई वी दे यू, इनके साथ डू का प्रयोग होगा। डज के साथ किसके साथ होगा, ही सी इट एंड एनी नेम। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, मैं एकदम बिल्कुल सरल तरीक़ा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीक़ा से, ताकि आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ, आपको समझा सकूँ। मुझे टाइम की वो परवाह नहीं है, मैं कोशिश में हूँ कि आपको समझाऊँ और अच्छे से समझाऊँ। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। डू जो है V1 है, डज जो है यहाँ पे ES लगा हुआ है, तो जब हम डू या डज का प्रयोग हम करेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे V1 का ही यूज़ करेंगे, SIS एक्स्ट्रा हम नहीं लगाएंगे, जैसे कि अफर्मेटिव में कर रहे थे। तो डू आंख बंद करके करना है कि आई वी दे यू के साथ में
डू का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग ही सी इट और एनी नेम के साथ में डज का प्रयोग होगा। और उसके बाद एस या ई एस एक्स्ट्रा हम नहीं लगाएंगे। जब डज लग जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ई एस लगा हुआ है, यहाँ इंक्लूड है, तो बाद में हम ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल पैटर्न पे चलेंगे। तो आंख बंद करके आप ध्यान रखिएगा कि डू के साथ जब भी ए आई वी दे यू तो वहाँ पे डू यूज करेंगे, और ही सी इट और एनी नेम जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, तो उनके साथ में डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ में डू और सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं इसी क्रम में कि इंट्रोगेटिव जिसे प्रश्नवाचक सेंटेंस का बोध हो, जिससे कि प्रश्न पूछा जाए, तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव पैटर्न का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछा था, क्या राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बंदा पूछ रहा है क्या राम स्कूल जाता है, क्या सीता पढ़ती है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले करके चलें, क्या राम स्कूल जाता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क। क्या सीता पढ़ती है, क्या बच्चे खेलते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, इससे प्रश्नवाचक बोध हो रहा है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या राम स्कूल जाता है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, राम के बारे में, राम स्कूल जाता है क्या, क्वेश्चन मार्क। बी, क्या सीता पढ़ती है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, सीता के बारे में पूछा रहा है, क्या सीता पढ़ती है। तीसरा, क्या बच्चे खेलते हैं, यहाँ इंट्रोगेशन मार्क है। तो इस टाइप का जब पैटर्न हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनेगा। इसका फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे, अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप सो कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा आ जाए सेम पैटर्न पे ही बनेगा, वो बनेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होएगा वो ऐसे बनेगा। डू या डज फर्स्ट में रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर इसका जो रहेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चाहे कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो बनेगा इसी वे में, भले मिस्टेक हो जाए बीच में, बट पैटर्न सेम ही रहेगा। और आंख बंद करके रखिएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हिस्सा रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही हमको बनाना है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव हो, वो बनेगा ऐसे ही बनेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या राम स्कूल जाता है, यहाँ राम क्या है, सिंगुलर नाउन। तो इसके पहले मैंने बताया कि कोई भी नाम हो, ही, सी, इट और एनी नेम, उसके पहले डज का प्रयोग होता है, उसके बाद डज का प्रयोग होता है, और जो भी प्लूरल बचा तो उसके पहले डू का प्रयोग करते हैं या उसके बाद डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डज। डज राम गो टू स्कूल। सिंपल, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या राम स्कूल जाता है। यदि सेंटेंस इस टाइप से बने, क्या राम स्कूल जाता है, और इसका आंसर हाँ या नहीं में आए, तो बस इसका पैटर्न ऐसे ही बनाना है। डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, ये फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या सीता गीत गाती है। फिर सीता सिंगुलर, क्या लिखेंगे, डज। डज
सीता सिंग ए सॉन्ग। डज पहले आ गया, यहाँ से उठाया हमने। सीता सब्जेक्ट आ गया, सिंग वर्ब आ गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया। तो आंख बंद करके कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा आ जाए, बनेगा ऐसे ही बनना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी रहेगा इसका पैटर्न सेम ही रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ V1। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम सब में ये पैटर्न रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल आई होप सो आपको क्लियर रहेगा। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा कि सिर्फ वहाँ पे नहीं लग जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और आंसर नहीं में आएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा, प्रश्न भी रहेगा और निगेटिव भी आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर रहेगा। डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर ये रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम गो टू स्कूल। क्या सीता नहीं पढ़ती है, डज सीता नॉट तो इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है और नहीं का बोध भी हो रहा है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या सीता नहीं पढ़ती है, डज सीता नॉट स्टडी। सीता क्या कर रही है, क्या भी पूछा जा रहा है, नहीं भी पूछा जा रहा है। तो इसका पैटर्न है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिससे कि प्रश्न भी पूछा जाए और उसका आंसर ना में आए तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे डज हो गया, राम सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग कर रहे हैं। नॉट गो टू स्कूल। बी, क्या सीता नहीं पढ़ती है, डज सीता नॉट स्टडी। तो ये इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका लास्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो इसका पांचवा पैटर्न है इसको डबल इंट्रोगेटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो सेंटेंस जो बनते हैं, इसका जो पैटर्न होता है, क्या कब क्यों, ये बीच में आते हैं। जैसे एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो उसका जो पहला पैटर्न ये होता है, क्या राम पढ़ता है, वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। हमेशा क्या से स्टार्ट जब सेंटेंस हो और ताहती है लास्ट में हो तो समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सेम यदि वो नहीं बीच में आ जाए और क्या राम नहीं स्कूल जाता है तो सेम इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। बट जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो इसकी पैटर्न डिफरेंट वे में होती है। इसका जो सेंटेंस आता है, राम स्कूल कब जाता है,
मोहन किताब कब पढ़ता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो सेंटेंस का पैटर्न है, इसमें जो इंट्रोगेशन जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें कब जो बीच में आ रहा है, यहाँ पे कब जो है बीच में आ रहा है। तो जब इस टाइप का सेंटेंस हो तो वहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। मतलब कि जस्ट उसको डबल हमको इंट्रोगेशन मार्क का यूज़ करना होता है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब इस टाइप का सेंटेंस हो तो उसका भी पैटर्न सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि वहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाई, व्हेन, हाउ प्लस डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वाई, व्हेन, हाउ पहले, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल कब जाता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ बीच में घुसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, क्या से जब क्या पहले लग जाए और उसका आंसर यस या नो में आ जाए तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा वो। लेकिन जब वही क्वेश्चन पैटर्न कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, कब, क्या, क्यों, कैसे, जब ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है और उसका पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है वाई, व्हेन, हाउ, जो भी मतलब इंट्रोगेशन का जो भी रहेगा, कब, क्यों, कैसे, तो आप उसके बेस पे यहाँ पे यूज करेंगे। प्लस डू या डज रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये डबल इंट्रोगेटिव रहेगा, वो सेंटेंस के हमेशा बीच में रहेगा। जैसे कि राम कब उठता है, क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है लेकिन बीच में कब आ रहा है। सीता क्यों खेलती है, यहाँ क्यों बीच में आ रहा है। क्या सीता खेलती है तो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, क्या राम पढ़ता है वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि क्या सीता पढ़ती है तो उसका सिंपल सा आंसर आ रहा है यस या तो नो। बट लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाता है सीता क्यों पढ़ती है, तो इसमें उसका रीजन पूछा जा रहा है और बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे जब इस टाइप का हो तो उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और उसका पैटर्न ऐसे रहता है वाई, व्हेन, हाउ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका इंट्रोगेशन का कुछ भी हो सकता है, कब, क्यों, कैसे, तो उसके बेस पे आप प्रयोग कीजिएगा और पैटर्न सेम ही रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो बता रहा हूँ क्यों डबल इंट्रोगेशन है। पहला तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, वाई, व्हेन, हाउ, ये पहला क्वेश्चन मार्क। सेकंड, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे होंगे तो वहाँ पे डू या डज पहले आ रहा था, डू या डज पहले प्रयोग कर रहे थे। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डबल पैटर्न भी यूज कर रहे हैं, वाई, व्हेन, हाउ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और कोई भी सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन मार्क आए, स्टार्टिंग में ना आकर के बीच में जब क्वेश्चन मार्क आया तो उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर ये है और इसका प्रयोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। देख लीजिए यहाँ, राम स्कूल कब जाता है, व्हेन यहाँ पे मैंने यूज करा, डज यहाँ से यूज करा, गो टू वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। और यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।